प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर के रेस्ट भाग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण लवण के नाम के बारे में पढ़े थे यहाँ तक। अब हम लोग शुरू करते हैं विरंजक चूर्ण से। तो विरंजक चूर्ण के बारे में आइए जानते हैं। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका सूत्र CaOCl2 होता है। यह कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन का यौगिक है। इस चूने को क्लोराइड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर है, अर्थात विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर है। बनाने की विधि है, ठोस बुझे हुए चूने पर 313 डिग्री केल्विन, 313 केल्विन या 40 डिग्री सी ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। कहने का मतलब ठोस बुझे हुआ चूना CaOH2 प्लस Cl2, मतलब ये बुझा हुआ चूना हुआ। इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और तापमान कितना रहता है 313 केल्विन और सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस, तो बनता है CaOCl2 और H2O। ये वह बनाने की विधि। इसके बाद है विरंजक चूर्ण के गुणधर्म। विरंजक चूर्ण के गुणधर्म में पहला है, यह हल्का पीले लिए सफ़ेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसी गंध देता है। यह अस्थायी यौगिक है। यह वायुमंडलीय नमी और CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। वायु में खुला छोड़ने पर इससे CO2 गैस बाहर निकल जाता है। यह तनु अम्ल से अभिक्रिया कर Cl2 गैस बनाता है। इसके बाद है इसका उपयोग में है, यह इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन के लिए होता है। लॉन्ड्री मतलब कपड़ा धोने वाला का जो दुकान होता है उसको बोलते हैं। इसके बाद है कीटनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में। इसके बाद है कागज़ के फैक्ट्री में। इसके बाद है लकड़ी का मज्जा बनाने में, कपड़ा उद्योग में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। और इसके बाद है रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। यह सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट का यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या पाक सोडा भी कहा जाता है। इसे अमोनिया सोडा विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसके बनाने की विधि देखते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, कच्चे पदार्थ NH3, अमोनिया, H2O और CO2 में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। NaCl, H2O, CO2 और NH3 को मिला दिए तो क्या बन गया? बेकिंग सोडा। इसके साथ ये भी होता है, मिलता है सोडियम अमोनियम क्लोराइड, तो इसको अलग कर लेते हैं, ये हमारा तैयार हो जाता है। इसके बाद है बेकिंग सोडा के गुण। यह एक रवादार सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। ये जल में कम घुलता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका pH मान 7 से अधिक होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में देखते हैं। इसका उपयोग केक, डबल रोटी, मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। जलेबी और जो मिठाई बनता है, रसगुल्ला वगैरह, उस सब में दिया जाता है। इसके बाद है औषधि के रूप में शरीर की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है और शराब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है धोवन सोडा क्या है? इसका रासायनिक नाम, बनाने की विधि, गुणधर्म एवं उपयोग को लिखें। तो धोवन सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इसके प्रत्येक अणु में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु जल होते हैं। इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। देहात में इसे सज्जी कहते हैं। इसे अमोनिया सोडा द्वारा बनाया जाता है। इसको बनाने की विधि देखते हैं क्या है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनता है। बेकिंग सोडा जो पहले हम पढ़े हैं उसी को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीयकरण करने से धोवन सोडा प्राप्त होता है। यहाँ देख लेते हैं, दो गो इसमें प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि सोडियम बेकिंग सोडा को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। दूसरी बात क्या है, फिर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा उसको हम क्रिस्टलीकरण करेंगे।
तो पहला जो प्रोसेस है वो देखते हैं। NaHCO3 इसको हम गर्म कर रहे हैं तो बन रहा है Na2CO3, फिर H2 और CO2 अलग हो जा रहा है। पुनः प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिस्टलीकृत करने पर Na2CO3 को 10H2O के साथ मिला दे रहे हैं तो फिर बन जा रहा है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा हो गया शुद्ध रूप से धोवन सोडा। और धोवन सोडा का क्या गुण है उसके बारे में देखते हैं। यह सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर 10 अणु रवा जल को खो देता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, कपड़ा सफाई करने में, कांच, साबुन या कागज़ के उद्योग में। उसके बाद है बोरेक्स, कास्टिक सोडा तथा सोडियम के अन्य यौगिक के निर्माण में। उसके बाद है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। नोट है, सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार या सोडा राख भी कहा जाता है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का या धोवन सोडा का सारा चीज़। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके बनाने की विधि, गुणधर्म एवं उपयोग को लिखें। तो इसका पहले परिचय क्या है सो देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट होता है। अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। इसे अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसे संक्षेप में POP कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में POP कहा जाता है। इसको बनाने की विधि है, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन 100 डिग्री सी ताप पर गर्म करने से जल के अणु को त्याग कर POP बनता है। इसका सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। गर्म करने पर तापमान इसके लिए हो जाएगा 373 केल्विन। क्या बन जा रहा है? CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा यहाँ ये हो गया। अब इसका हम गुणधर्म देख रहे हैं। यह सफ़ेद चूर्ण होता है। यह जल के साथ तेज़ी से विक्रिया करता है। यह जल से क्रिया कर पुनः जिप्सम में बदल जाता है। इसके बाद इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग है शल्य चिकित्सा में, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, ऑपरेशन में हड्डी जो जोड़ता है डॉक्टर साहब वहाँ देता है। इसके बाद है खिड़की दरवाजे छिद्र को बंद करने में, खिलौना, सजावट के सामान, मूर्ति के सांचे बनाने में, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, दीवारों को चिकना करने में एवं अलंकृत करने में, प्रयोगशाला में उपकरणों के वायु अंतरालों को सील करके वायुरोधी बनाने में। यहाँ इस सब में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो इसका आंसर है दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है जो पीतल या तांबे या धातु से अभिक्रिया कर लवण एवं H2 गैस बनाता है, जिससे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है, वह विषैला हो जाता है, साथ ही धातु को भी संचारित कर देता है। इसीलिए पीतल या तांबे के बर्तन में या धातु के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? इसका आंसर है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यहाँ देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अलग अलग करके लिखा गया है HCl, H अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे अम्ल का जो जलीय विलयन उसमें विद्युत का चालन होता है और उदासीन जो होता है उसमें जल का विद्युत का चालन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? अर्थात अम्ल को तनु करना है, मतलब अम्ल को थोड़ा सा वीक बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अम्ल को जल में मिलाएंगे, न कि जल को अम्ल में। मतलब अम्ल रखा हुआ में उसमें ऊपर से जल नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा आइए देखते हैं। जल के साथ सांद्र जल की अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, कहने का मतलब उष्मा निकलता है उसमें। यदि जल को सांद्र अम्ल में मिलाया जाए तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे मिश्रण में उफान आ सकता है, मतलब उफान आकर के उसमें से गिर जाएगा और देह पे हो सकता है पड़ जाएगा उछल करके। मिश्रण उछल कर या छलक कर चेहरे और कपड़े को जला सकती है, साथ ही अधिक उष्मा के कारण कांच का बर्तन भी टूट सकता है। इसलिए सांद्र अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाने की सलाह दी जाती है, यही इसका
कारण है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O। इसका हो जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगला क्वेश्चन है आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है। तो वर्षा जल में जो है अशुद्धि जो होती है, इसके कारण वहाँ पे आयन बनता है, इसीलिए यहाँ पे इसका चालन करता है। तो ये देखते हैं इसमें विस्तार से लिखा हुआ क्या सब है। तो आश्रित जल में कोई आयनिक यौगिक विलय नहीं रहते हैं, जिसके कारण ये आयनों में विघटित नहीं होते। वर्षा जल वायुमंडल से होते हुए भूमि पर गिरते समय अम्लीय गैस से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इत्यादि बनाते हैं। ये अम्ल आयनों से विघटित होते हैं, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं और आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। तो दही बन जाएगा तो पदार्थ अम्लीय हो जाएगा अधिक मात्रा में, तो क्या हो जाएगा वह उसका pH मान 6 से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। आर्द्ररोधी का मतलब सूखा बर्तन जिसमें जल न हो, नमी की मात्रा न हो, इसमें क्यों रखना चाहिए। तो इसका आंसर है पीओपी आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। कुछ ही समय में के बाद यह पूरी मात्रा में जिप्सम बदल जाती है। इसे बचाने के लिए पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में रखना चाहिए। कहने वाला सूखा बर्तन में रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा उसमें नमी रहेगा या पानी रहेगा तो उसी से पानी से अभिक्रिया कर लेगा और क्या किस में बदल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाएगा। यहाँ इसका कुछ सूत्र दिया गया है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।